अ पॉइंट चार्ज। उसके बारे में हमने डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज भी स्टडी किए थे। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस को। बिफोर गोइंग ऑन टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आपको ये पता होना चाहिए कि देर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। हमारे पास जो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, हमने जो चार्जेस की फील्ड बताई थी कि फील्ड की स्ट्रेंथ होगी और वो स्ट्रेंथ किसके इक्वल है? दैट स्ट्रेंथ इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। इट इज ऑल्सो ओबेइंग द इनवर्स स्क्वेयर लॉ। अच्छा, तो वो फील्ड जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस। कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं जिनको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। उनकी स्ट्रेंथ, उनकी डेंसिटी फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर लाइंस रेयर होती हैं, फील्ड को वीक समझा जाता है। अगर लाइंस क्लोजर टू ईच अदर होती हैं तो फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा कंसिडर की जाती है। अगर लाइंस के दरमियान सेपरेशन बढ़ रही है, फील्ड इज गोइंग टू बी वीकर। सेपरेशन कम हो रही है, फील्ड इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग। सेपरेशन सेम रहती है, इट मीन्स दैट फील्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट है। दीज लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, बिकॉज दीज आर द इमेजिनरी पाथ्स टू फ्लो द चार्जेस। एक किस्म के आप ऐसे समझ लें कि ये इमेजिनरी पाथ हैं जिनके साथ चार्ज को फ्लो करना होता है, चार्ज फ्लो करती है। तो अब वो जो इमेजिनरी पाथ है वो एक पॉइंट पे चार्ज दो डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं कर सकती। एक पॉइंट पे वो किसी एक डायरेक्शन में ही ट्रेवल करेगी। दैट्स व्हाई लाइंस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इस चीज को एमसीक्यू के फॉर्म में इस तरह से लिखा जा सकता है कि two electric lines of force can never intersect each other because, उसका रीजन क्या है, क्यों वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? Because electric field have multiple directions at a single point. Option B, electric field has two directions at a single point. Electric field has only one possible direction at a single point. या इलेक्ट्रिक फील्ड हैज नो एनी डायरेक्शन एट एनी पॉइंट। तो ये हमने कुछ ऑप्शंस इस तरह से बना दिए हैं, लेकिन इनमें से सही आंसर क्या है? वो ये है कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, मल्टीपल डायरेक्शंस नहीं हो सकती। ठीक है, इस वजह से वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। एंड द tangent drawn to any point of the electric line of force must represent the direction of electric field. किसी भी पॉइंट पे जो हम अगर एक टेंजेंट ड्रा कर दें तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो उस लाइन को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। ऐसे नहीं है कि हमारे पास लेट्स से ये एक कोई भी हमने लाइन ड्रॉ कर दी और हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, दिस इज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कब हो सकती है? अगर इसकी किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें और टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें। इफ टेंजेंट इज representing the direction of electric field, it means that this line is known as electric line of force. ठीक है, otherwise this line cannot be considered as electric line of force. Okay, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का ही कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आगे चल के कन्वर्ट होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस through certain area.
किसी पर्टिकुलर एरिया में से जो लाइंस का फ्लो है, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी मौजूद है, लेट्स से दिस इज द चार्ज बॉडी, ठीक है। अब ये चार्ज बॉडी, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होंगी, क्योंकि पॉजिटिव है तो लाइंस ऑफ फोर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉजिटिव, और वो टर्मिनेट किस पे होती है, नेगेटिव पे, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है कि वो लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, लाइंस रेडियल हैं, या किस तरह की लाइंस हो सकती हैं, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है ये चीज। अगर ये इस तरह की एक प्लेट है, बार है, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से स्ट्रेट होंगी और पैरेलल टू ईच अदर होंगी। अगर यहाँ पे कोई आप एरिया कंसिडर करते हो कि ये एरिया है, तो डेफिनेटली इस एरिया में से कुछ लाइंस पास हो रही हैं, तो ये जो लाइनें किसी पर्टिकुलर एरिया में से पास हो रही हैं, द फ्लो ऑफ दीज लाइंस इज नोन एज फ्लक्स। तो इनका जो फ्लो है दैट इज नेम्ड एज फ्लक्स, यही असल में फ्लक्स है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस का फ्लो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइंस का फ्लो है तो मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर कोई और लाइंस हैं तो उनका फ्लक्स हो सकता है, मतलब फ्लो ऑफ एनीथिंग। हम वाटर का फ्लक्स भी देख सकते हैं, क्योंकि वाटर का भी फ्लो हो सकता है किसी रीजन में से, किसी एरिया में से। तो इस तरह से किसी भी चीज का फ्लो थ्रू सर्टेन एरिया इज नोन एज फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक लाइंस का फ्लो है, इस वजह से हम इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं, ओके। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन 3 फैक्टर्स, 3 चीजों पे डिपेंड करता है। अगर आप उसके बारे में एमसीक्यू स्टडी करना चाह रहे हैं तो ये फ्लक्स डिपेंड करता है 3 चीजों पे, कौन सी, ई, ए और कॉस रेशियो ऑफ द एंगल बिटवीन द ए एंड ई, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन हम परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ लेते हैं। फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द वेक्टर एरिया इज 0। जब इनके दरमियान एंगल 0 होगी, उस कंडीशन में आपके पास फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा। अगर एंगल 90 डिग्री है, फ्लक्स 0 मिलेगा। फ्लक्स इज मैक्सिमम एट द 0 डिग्री एंगल, मिनिमम एट द 90 डिग्री एंगल। 90 और 0 के दरमियान वाली जो कोई एंगल होगी, वहां पे कुछ ना कुछ होगा, दैट मस्ट बी बिटवीन मैक्सिमम एंड 0, 0 और मैक्सिमम के दरमियान में होगा। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी तरह से हो कि एंगल के बढ़ने से फ्लक्स जो है वो डिक्रीज हो रहा हो और एंगल के कम होने से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा हो। इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि कभी कभी सिनेरियो चेंज करके भी दिया जा सकता है। लेट्स से एमसीक्यू हम इस तरह से लेते हैं कि दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहां पे ये एक प्लेट हमने प्लेस कर दी, कोई सरफेस हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। दिस इज द सरफेस, ओके। सो सरफेस का जो हम सरफेस की जो हम एंगल ले रहे हैं या हम डायरेक्शन ले रहे हैं, वो कुछ इस तरह से ले रहे हैं कि लाइक दिस, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को या इस एक्सिस को आप कह सकते हैं कि दिस इज द एक्सिस ऑफ प्लेन। जो एरिया का प्लेन है वो ये डायरेक्शन है, या वो इस एक्सिस के इस प्लेन के अंदर ये एरिया मौजूद है। अब यहां पे एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और यहां पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो हमें एक प्लेन दिया गया उनके दरमियान एंगल थीटा है, ठीक है। इन दिस केस द एंगल इज थीटा। इफ एंगल इज इंक्रीजिंग,
अब हम ऐसा कर रहे हैं कि एंगल को अभी और इंक्रीज कर रहे हैं। अब एंगल को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है? बाय रोटेटिंग दिस। इस एरिया को आप रोटेट करवाएंगे, रोटेट करवाने से ये एंगल बढ़ेगी। जब ये एंगल बढ़ेगी तो एंगल के बढ़ने से फ्लक्स पे क्या असर पड़ेगा? फ्लक्स विल बी increased, flux will be decreased, flux will remain same या flux will be zero। ठीक है, फ्लक्स का आप बता देंगे फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा, या फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा या सेम रहेगा। तो डेफिनेटली जब आप इसको इस तरह से रोटेट करवाएंगे तो रोटेट करवाने से क्या होगा कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, नो, इस वजह से इंक्रीज नहीं हो रहा कि इस कंडीशन में जो एंगल है वो चाहे आपको 90 दी गई या आपको नजर आ रही है कि 90 है, हमने इस इक्वेशन के थ्रू पढ़ा कि अगर 90 एंगल होगी तो फ्लक्स हमें जीरो मिल जाएगा, लेकिन वो एंगल हमें लेनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया के दरमियान। इस फिगर में हमें एंगल कौन सी दी गई है? इस फिगर में हमें एंगल दी गई है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दूसरा प्लेन ऑफ एरिया। एरिया की अपनी डायरेक्शन नहीं, प्लेन ऑफ एरिया, प्लेन ऑफ एरिया के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल दी गई है। अब अगर आप एंगल बढ़ाएंगे, एंगल बढ़ाने से फ्लक्स जो है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा होगा। यहां पे 90 डिग्री पे फ्लक्स मैक्सिमम है, एट दिस मोमेंट फ्लक्स इज मैक्सिमम। या एंगल आप यहां से डिक्रीज करें तो एंगल डिक्रीज करने से भी फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा, ना कि बढ़ेगा। हमें पता है कि अगर 90 एंगल है, नॉर्मली 90 डिग्री एंगल है, फ्लक्स जीरो होगा, और अगर एंगल डिक्रीज करते जाएंगे फ्लक्स बढ़ता जाएगा। बट हेयर द सिचुएशन इज चेंज। सिचुएशन चेंज होने की वजह से अब अगर आप एंगल कम करेंगे तो भी फ्लक्स कम हो रहा होगा, अगर आप एंगल बढ़ाएंगे तो भी फ्लक्स कम हो रहा होगा। अदरवाइज नॉर्मली 90 डिग्री से एंगल कम करें तो भी फ्लक्स बढ़ता है, या 90 डिग्री से बढ़ाएं तो भी फ्लक्स बढ़ता है, कम नहीं होता। ओके, सो इन दिस केस by increasing or decreasing the angle the flux will be decreased, not increased। ओके जी, अब फ्लक्स जो है वो तीन किस्म का होता है। वन इज द पॉजिटिव, अदर वन इज द नेगेटिव, एंड थर्ड वन इज द जीरो। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, उसको आप एक तो डिफाइन कर सकते हैं एंगल की बेसिस पे। ठीक है, एंगल की बेसिस पे कि अगर एंगल 90 डिग्री से कम है, दिस इज इंडिकेटिंग पॉजिटिव फ्लक्स। अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है, इट इज इंडिकेटिंग नेगेटिव फ्लक्स। अगर एंगल एग्जैक्टली 90 है बिटवीन द एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ओके, सो पॉजिटिव फ्लक्स मीन्स लाइन्स आर इमर्जिंग आउट फ्रॉम द सरफेस। लाइन्स जो हैं वो सरफेस से बाहर निकल रही हो तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फ्लक्स। अगर लाइन्स किसी सरफेस के अंदर दाखिल हो रही हैं, इट इज नोन एज नेगेटिव फ्लक्स। इसको नेगेटिव फ्लक्स कहा जाता है। पॉजिटिव फ्लक्स इज दैट वन इन विच लाइन्स आर इमर्जिंग आउट फ्रॉम द सरफेस। नेगेटिव फ्लक्स इज वन इन विच लाइन्स आर एंटरिंग इनटू द सरफेस। तो आपको यहां पे ये चीज भी जहन में रखनी है कि जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होती है, उस पॉजिटिव चार्ज के गिर्द अगर आप सरफेस लेंगे तो वो लाइंस उसमें से आउट कर रहा होगा। जब लाइंस इसमें से आउट हो रही हैं तो इसका मकसद है दिस इज पॉजिटिव फ्लक्स। तो पॉजिटिव फ्लक्स पॉजिटिव चार्ज का होगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पे लाइंस टर्मिनेट होती हैं। जब लाइंस टर्मिनेट होती हैं तो इसके गिर्द अगर आप कोई सरफेस लेंगे तो ये लाइंस इसमें एंटर हो रही हैं। सो द फ्लक्स इज नेगेटिव फॉर द नेगेटिव चार्ज।
if the total charge within the surface is 0, या सरफेस के अंदर चार्ज हो ही ना, या सरफेस के अंदर चार्ज भले मौजूद हो लेकिन उस चार्ज की जो टोटल अमाउंट है, नेट अमाउंट है, वो 0 हो, तो इस कंडीशन में फ्लक्स अगेन आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, फ्लक्स विल बी 0 इफ द टोटल अमाउंट या नेट अमाउंट ऑफ द चार्ज विद इन द सरफेस इज 0। सरफेस के अंदर 0 है, देन वी विल गेट 0 फ्लक्स। ओके, अब फ्लक्स की बेसिस पे फ्लक्स का ये फार्मूला है हमारे पास, ई ए कॉस थीटा। लेकिन ई ए कॉस थीटा अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, इसमें ई की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं के क्यू ओवर आर स्क्वेयर। ठीक है, किसके लिए? एक पॉइंट चार्ज के लिए। और पॉइंट चार्ज के गिर्द हम इस तरह का एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करते हैं, तो हमें जो फ्लक्स की वैल्यू मिलती है, फ्लक्स विल बिकम इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। If we are considering a spherical surface around a positive point charge, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के गिर्द अगर हम इस तरह का एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, अज्यूम करते हैं, तो हमें फ्लक्स की वैल्यू मिल जाती है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। जब Q ओवर एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स मिल रहा है तो इसका मकसद है Q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। ये 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट भी क्या है? कांस्टेंट है। तो फ्लक्स ऑफ अ चार्ज फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स द चार्ज प्रेजेंट इन द सरफेस। जो किसी भी चार्ज का फ्लक्स है किसी क्लोज्ड सरफेस में से, वो क्या है? वो कांस्टेंट टाइम्स ऑफ दैट चार्ज है विच इज प्रेजेंट इन द सरफेस, जो चार्ज सरफेस के अंदर मौजूद है। नाउ यहां पे हमने कहा था फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन 3 फैक्टर्स। कौन कौन से? एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा वेक्टर एरिया, तीसरा एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। लेकिन यहां पे ये चीज खत्म हो गई। दिस इज नो मोर वैलिड नाउ। नाउ द फ्लक्स is only depending on the charge which is present within the surface. Now flux is not depending on vector area, angle between the electric field intensity and vector area and electric field intensity. अब इन तीनों चीजों में से किसी पे भी फ्लक्स डिपेंड नहीं कर रहा। फ्लक्स डिपेंड कर रहा है तो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे, जो कि है चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट विद इन द सरफेस, सरफेस के अंदर मौजूद चार्ज पे। ठीक है, सो ये चीज हमें लिखनी है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। हम इस तरह से लिखते हैं कि फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? बी वेक्टर एरिया, सी एंगल बिटवीन E and A. E is representing electric field intensity और A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक वेक्टर एरिया को। D charge present in surface,
ठीक है, उस चार्ज पे जो कि सरफेस के अंदर मौजूद है। तो इनमें से किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन पे। ए बी सी इन पे नॉर्मली फ्लक्स डिपेंड करता है, लेकिन फॉर अ क्लोज्ड सरफेस फ्लक्स इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। सवाल को हम दूसरे अंदाज में भी लिख सकते थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिपेंडिंग ऑन या इज इंडिपेंडेंट ऑफ all of the following except electric flux for a closed surface is independent from all of the following except। तो आंसर यही ठीक है कि सबसे इंडिपेंडेंट है, सिर्फ एक चीज से इंडिपेंडेंट नहीं है। कौन सी चीज से इंडिपेंडेंट नहीं है? चार्ज प्रेजेंट विद इन द सरफेस से। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ये बात कंफर्म है कि चार्ज जो सरफेस के अंदर मौजूद है उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। जब उसी पे डिपेंड करना है तो अगर आप सरफेस की शेप चेंज करते हैं फ्लक्स पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप सरफेस का एरिया चेंज करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, शेप चेंज कर लें, उसके साथ साथ आप एरिया चेंज कर लें, उसके साथ साथ आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर लें कि चार्ज एक पहले एक फॉर्म में थी, फिर आपने उसको तोड़ के दो हिस्सों में तकसीम करके रख दिया, तीन हिस्सों में तकसीम करके रख दिया। कुछ भी कर लें आप कि ये एक चार्ज है, ये सरफेस है, उसके गिर्द फ्लक्स जो भी है वो फाई है। अब आप क्या करते हैं, इसकी शेप चेंज कर देते हैं, फ्लक्स वही फाई रहेगा। आप उसका एरिया चेंज कर देते हैं और बड़ा सरफेस ले लेते हैं, फ्लक्स विल रिमेन सेम, फ्लक्स सेम रहेगा, फ्लक्स पे कोई असर नहीं पड़ना। आपने इसकी बजाय कोई क्यूब ले लिया, फ्लक्स पे कोई असर नहीं पड़ना, फ्लक्स विल रिमेन सेम। मतलब शेप चेंज कर लें, साइज चेंज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ना, फ्लक्स सेम रहना है। हाँ, एक और बात के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये चार्ज पहले एक फॉर्म में थी, अब दो हिस्सों में तकसीम करके रख दिया, अभी भी फ्लक्स सेम रहेगा। आपने उसको चार हिस्सों में तकसीम करके रख दिया, फ्लक्स सेम रहेगा। ठीक है, इन सब कंडीशंस में फ्लक्स चेंज नहीं होता। जब फ्लक्स चेंज नहीं होता तो यही गॉसेस लॉ है कि फ्लक्स is independent from the shape of the surface, area of the surface, and also the charge distribution. But flux only depends upon the quantity of charge present within the surface. सरफेस के अंदर जो चार्ज मौजूद है सिर्फ उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है फ्लक्स, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो फ्लक्स जो है सिर्फ और सिर्फ कब चेंज होगा? जब क्वांटिटी ऑफ द चार्ज चेंज होगी, अदरवाइज वो चेंज नहीं होना। तो हम एमसीक्यू में इस तरह से लिखते हैं कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस कैन बी चेंज्ड बाय, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस कैन बी चेंज्ड बाय, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसी क्लोज सरफेस में से कब चेंज हो सकता है? ऑप्शन ए, by changing the shape of surface, option B, by changing the size of surface, C, by changing the charge distribution within the surface, D, by adding or removing some charge from the surface। तो ये चार ऑप्शन मैं चारों फिर से रिपीट करता हूं, ये सारे का सारा सवाल रिपीट कर देता हूं, आप इसको लिख लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस कैन बी चेंज्ड बाय, ऑप्शन ए चेंजिंग द शेप ऑफ सरफेस, ऑप्शन बी चेंजिंग द साइज ऑफ सरफेस, ऑप्शन सी changing the charge distribution within the surface, option D adding or removing a charge from the surface।
सरफेस में आप एक चार्ज ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं, तो इस तरह से फ्लक्स चेंज हो सकता है और कोई तरीका नहीं है कि फ्लक्स चेंज हो सके। अब यहाँ पे एक और मैं डायग्रामेटिकली एक सवाल आपके लिए बना देता हूँ कि यहाँ पे एक मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज, ये एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। एक सरफेस मैं यहाँ पे ये ले रहा हूं जिसको मैंने नाम दे दिया 1 का। इसी तरह से मैं एक सरफेस ये ले रहा हूं जिसको मैंने नाम दे दिया 2 का। एक सरफेस मैंने इस तरह से ये ले लिया, इसको मैंने नाम दे दिया सरफेस 3 का, ठीक है। ये 3 सरफेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। मैं कहता हूं कि these two charges are forming a dipole, इलेक्ट्रिक डायपोल बना रही है। इलेक्ट्रिक डायपोल का मकसद होता है दो ऐसी चार्जेस जिनकी क्वांटिटी सेम हो और नेचर अपोजिट हो, मतलब एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। ये और ये क्वांटिटी में इक्वल है लेकिन एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पे मिल रही है इन दिस क्वेश्चन। तो अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि फ्रॉम द गिवन सरफेसेस, कितने सरफेस हैं आपके पास, यहाँ पे 3 सरफेस। फ्रॉम द गिवन सरफेसेस इन फिगर, इफ दीज टू चार्जेस आर इक्वल इन अमाउंट, ये और ये चार्ज जो है ना इक्वल इन अमाउंट है, देन फ्रॉम द गिवन सरफेसेस फ्रॉम विच सरफेस फ्लक्स इज 0, कौन से सरफेस में से फ्लक्स 0 है ये बता दें। ऑप्शन ए में कह रहा हूं कि सरफेस नंबर 1, बी में कह रहा हूं कि सरफेस नंबर 2, सी में सरफेस नंबर 3 और डी में ऑल ऑफ दीज और ई में नन ऑफ दीज। फिर से मैं रिपीट करता हूं ये चीज, ठीक है। इफ बोथ ऑफ दीज चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देन फ्रॉम विच ऑफ द गिवन सरफेसेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0, कौन से सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। 1 में से फ्लक्स 0 है, 2 में से फ्लक्स 0 है या 3 में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 उसी में से हो सकता है जिसमें नेट अमाउंट ऑफ द चार्ज 0 हो। अगर आप सरफेस 2 को लें, उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, इसका मकसद है इसका फ्लक्स 0 नहीं हो सकता। ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका फ्लक्स 0 नहीं हो सकता। लेकिन सरफेस नंबर 3 के अंदर दोनों चार्जेस मौजूद हैं, एक उतनी ही चार्ज पॉजिटिव है और दूसरी चार्ज उतनी ही नेगेटिव है। तो इसका मकसद है टोटल अमाउंट ऑफ द चार्ज कितनी हो जाएगी, टोटल अमाउंट ऑफ द चार्ज हो जाएगी 0। जब टोटल अमाउंट ऑफ द चार्ज 0 हो जाएगी तो इसका मकसद है फ्रॉम सरफेस 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 0। अगर इसी क्वेश्चन को हम मॉडिफाई करें, हम इस तरह कहें कि फ्रॉम विच सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव, तो डेफिनेटली सरफेस 2। अगर कहा जाए कि फ्रॉम विच सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव, तो डेफिनेटली वो कौन सा सरफेस होगा, सरफेस नंबर 1। अगर हम इस तरह से कहें कि the quantity of charges are not equal, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ चार्जेस इक्वल नहीं है। जब क्वांटिटी ऑफ चार्ज इक्वल नहीं है तो फिर हम ये बता ही नहीं सकते कि इसमें से 0 होगा या नहीं होगा। फिर हम ये नहीं बता सकते कि इसमें से पॉजिटिव हो, इसमें से नेगेटिव होगा, 0 होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर हम नहीं बता सकते। हाँ, इनके लिए फिर भी बताया जा सकता है, इन सरफेसेस के लिए हम बता सकते हैं क्योंकि उनके अंदर कितनी चार्ज है वो हमें पता है। वो हमें पता है कि इसके अंदर पॉजिटिव है, जितनी भी है पॉजिटिव, तो उसका फ्लक्स बताएंगे कि वो पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा।
लेकिन जब तक हमें पता नहीं चलता कि कौन सी चार्ज ज्यादा है कौन सी चार्ज कम है, तब तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि फ्लक्स क्या होगा। अच्छा, मैं इस चीज को थोड़ा मॉडिफाई करके आपको एक और यहाँ पे चीज समझा देता हूँ। वो कुछ इस तरह से कि मैं कहता हूँ कि लेट्स से the magnitude of positive charge is greater than the magnitude of negative charge, then the flux from surface 3 is। अब इसका आंसर आप दें, ठीक है? आप कमेंट के अंदर आंसर इसका बताएं कि इफ पॉजिटिव चार्ज हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन द नेगेटिव, देन अमाउंट ऑफ फ्लक्स या फ्लक्स that is passing through the surface 3 is, वो जो फ्लक्स सरफेस 3 में से जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए पॉजिटिव होगा, ऑप्शन बी नेगेटिव होगा, ऑप्शन सी 0 होगा, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, आप कमेंट के थ्रू बता दें कि क्या इसका जो है ना फ्लक्स होगा सरफेस नंबर 3 में से, अगर पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन नेगेटिव चार्ज। जो यहाँ पे पॉजिटिव है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और जो नेगेटिव है उसका मैग्नीट्यूड कम है, तो उस कंडीशन में क्या फ्लक्स हो सकता है? ओके जी, तो फ्लक्स हो सकता है उस कंडीशन में पॉजिटिव। क्यों, किस तरह से ये पॉजिटिव हो सकता है? उसका आंसर इस तरह से है कि हमें देखना होता है कि नेट अमाउंट ऑफ चार्ज विद इन द सरफेस कितनी है। जितनी नेट अमाउंट ऑफ चार्ज होगी उसके हिसाब से हम बताएंगे कि फ्लक्स क्या होगा। अगर नेट अमाउंट ऑफ चार्ज विद इन द सरफेस 0 है तो फ्लक्स भी 0 होता है। अगर नेट अमाउंट ऑफ चार्ज विद इन द सरफेस नेगेटिव है तो फ्लक्स भी नेगेटिव होता है। अभी अभी हमने डिस्कस किया, अगर नेट अमाउंट ऑफ चार्ज पॉजिटिव होती है तो इसका मकसद है टोटल फ्लक्स भी उसका पॉजिटिव होता है। फ्लक्स पॉजिटिव होगा जब चार्ज पॉजिटिव होगी, फ्लक्स नेगेटिव होगा जब चार्ज नेगेटिव होगी, फ्लक्स 0 होगा जब चार्ज 0 होगी विद इन दी सरफेस। सो दिस इज द गॉसेस लॉ, और ये है अबाउट द फ्लक्स। ठीक है, अब ये हम गॉसेस लॉ इस्तेमाल करके कुछ चीजें डिटरमाइन करते हैं। कौन सी चीजें डिटरमाइन करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ चार्ज स्फीयर, चार्ज शेल कहते हैं हम उसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ चार्ज रॉड और चार्ज शीट और चार्ज शीट्स के दरमियान। तो ये सारी चीजें हम डिटरमाइन करते हैं। असल में एक ही चीज डिटरमाइन करते हैं बट डिफरेंट बॉडीज के लिए। तो जब डिफरेंट बॉडीज के लिए हम डिटरमाइन करते हैं तो अब आपको जो है ना गुजरना है एमसीक्यू टेस्ट में से। उसमें ये कभी भी सवाल नहीं आ सकता कि आप डिटरमाइन करके दिखाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक स्फेरिकल शेल के लिए आप कैसे डिटरमाइन करते हैं गॉसेस लॉ से। नहीं, अब आपको सिर्फ उसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो ही याद रखनी है, या उस इक्वेशन को चेंज करके अगर कोई एमसीक्यू बन सकता है वो आपको बनाना है, और आपको उसकी डेरिवेशन में नहीं जाना कि ड्राइव आपने कैसे की ये इक्वेशन, आप कैसे इस इक्वेशन तक पहुंचे, ये अब जो है ना आपको सरदर्द नहीं लेना। तो अगर हम एक स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करते हैं फ्रॉम द गॉसेस लॉ, तो हमें वही इक्वेशन मिलती है जो कि हमने कल स्टडी की थी कि E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वेयर, जिसको आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वेयर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है किसकी? स्फेरिकल शेल की। स्फेरिकल शेल मींस एक स्फेरिकल जो है ना बॉडी, तो स्फेरिकल शेल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है एक पॉइंट चार्ज के तरह। सो इट मींस दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज
एंड अ स्फेरिकल शेल इज सेम। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर हम एक स्फेरिकल शेल लें, चाहे वो बड़ी साइज का ही क्यों ना हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिल्कुल उसी तरह की होगी जिस तरह से एक पॉइंट चार्ज की होती है। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्फेरिकल शेल की सेम होगी। तो इसको एमसीक्यू के फॉर्म में ऐसे अगर हम देख लें कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज इज सेम एज दैट ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज की सेम होती है किसकी तरह, ए प्लेन शीट, बी a charged cube, C a spherical charged shell, D a charged rod, charged sheet, charged cube और चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। इन चारों में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट चार्ज किससे रिजेंबल होती है, डेफिनेटली द पॉइंट चार्ज। ये चीज आपको याद करनी है एंड होपफुली याद होगी आपको ये चीज। ओके जी, अब इसके बाद आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम डिटरमाइन करते हैं फॉर अ थिन शीट, अ चार्ज शीट, इन्फिनाइट चार्ज शीट हम उसे कहते हैं। इन्फिनाइट इस वजह से हम लेते हैं कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि ये लाइंस एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल हैं। अगर हम इसको इन्फिनाइट कंसिडर नहीं करते तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल नहीं हो सकती। एजेस पे जो लाइंस हैं उनके दरमियान सेपरेशन आगे 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 बढ़ती जाती है। ठीक है, इनको यूनिफॉर्म कंसिडर करने के लिए हम इन्फिनाइट शीट कंसिडर करते हैं। तो उस शीट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर अ प्लेन शीट, तो उस शीट के लिए ये मैं वो शीट रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि दिस इज द शीट, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाती है E इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 epsilon naught. Again this electric field intensity is depending on, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये डिपेंड कर रही है किस पे, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या मकसद है, हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट ऑन अ यूनिट एरिया, यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, यूनिट सरफेस एरिया पे कितनी चार्ज मौजूद है, इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगेन वो डिपेंड किस पे करती है, चार्ज पे डिपेंड कर रही है, बट अब उस चार्ज को हम रिलेट कर रहे हैं विद दिस सरफेस एरिया एज वेल। तो इस चीज को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, इस चीज को डिटरमाइन इस तरह से किया जाता है कि ये चार्ज शीट है, इसमें से हम एक सरफेस कंसिडर करते हैं, इमेजिनरी सरफेस। क्यों, क्योंकि गॉसेस लॉ इज अ हाइपोथेटिकल लॉ। उसके लिए आपको प्रैक्टिकली कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू अज्यूम। आपको अज्यूम करना है कि लेट्स से एक ये चार्ज है, आपको अज्यूम करना है कि इसके गिर्द कोई सरफेस है, चाहे वो आप स्फेरिकल सरफेस लें, चाहे वो आप क्यूबिकल शेप का ले लें, चाहे वो आप कोई और शेप ले लें। क्यों, हम कोई भी शेप कैसे क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप। शेप से वो इंडिपेंडेंट है, जब शेप से इंडिपेंडेंट है तो इसका मकसद है हम कोई सा भी शेप ले सकते हैं, जो आसान रहेगा हम वो लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए आसान होता है कि हम इस तरह से एक सिलेंड्रिकल सरफेस ले लें। ठीक है, जो यहाँ पे सिलेंड्रिकल सरफेस हम लेते हैं, तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के तीन एरिया होते हैं, तीन सरफेस एरिया होते हैं। एक यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक इधर क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये एक जो इसका कर्व्ड एरिया होता है, ये तीन सरफेस होते हैं। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसमें से फ्लक्स होता है 0, और इस एरिया में से फ्लक्स मिल रहा होता है, इस एरिया में से फ्लक्स मिल रहा होता है, इन दोनों में से जस्ट फ्लक्स मिल रहा होता है। जब दोनों में से फ्लक्स मिल रहा होता है उसकी बेसिस पे हमें ये इक्वेशन मिल जाती है।
अब यहाँ पे मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू वो ये है कि अगर आप ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा लेंगे, ठीक है, इफ यू टेक ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैं यहां पे ले लेता हूं कि आपने पहले एक जो सिलेंड्रिकल सरफेस लिया वो इतना सा लिया, ठीक है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं नहीं मैं सिलेंड्रिकल सरफेस कुछ बड़ा ले रहा हूं इस तरह से, ठीक है। जब आपने ये सिलेंड्रिकल सरफेस पहले की निस्बत कुछ बड़ा ले लिया तो अब क्या इसमें से फ्लक्स बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, ठीक है। तो डेफिनेटली यहां पे फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। फ्लक्स क्यों इंक्रीज होगा, अगर यहाँ पे इसमें से एक लाइन पास हो रही है तो इसमें से तो डेफिनेटली 3 लाइंस पास हो रही हैं, तो फ्लक्स तो इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो फ्लक्स की बेसिस पे जब आप डिटरमिनेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तो वो भी इंक्रीज हो रही होगी, नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल नॉट इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल रिमेन सेम। चाहे आप इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें, चाहे आप इतना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें, चाहे इससे भी बड़ा ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल रिमेन सेम, वो आपको उतनी मिलनी है, जो है वही मिलनी है, वो बढ़ के नहीं मिलनी। क्यों, लाइंस बढ़ रही हैं, तो एक्चुअली लाइंस का बढ़ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बढ़ने को रिप्रेजेंट नहीं करता। स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि थ्रू द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वी आर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझते हैं। अगर लाइंस के दरमियान सेपरेशन बढ़ रही है तो फील्ड कमजोर हो रही है, सेपरेशन कम हो रही है तो फील्ड स्ट्रांग हो रही है, सेपरेशन सेम है तो फील्ड जो है वो उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पे आप देखें कि आपने एरिया बड़ा ले लिया तो उसके अंदर 3 लाइंस आ गई, लेकिन लाइंस तो वही है ना, लाइंस के दरमियान वाले सेपरेशन में तो कोई फर्क नहीं आ रहा ना, फ्लक्स बढ़ा है। जब फ्लक्स बढ़ा है, फ्लक्स क्यों बढ़ा है, एरिया के बढ़ाने से। तो आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लो, कॉस वाले फैक्टर को आप छोड़ दें, आप यहाँ पे देखें एरिया भी बढ़ा दें फ्लक्स भी बढ़ा दें तो रेशो क्या रहेगा, रेशो विल रिमेन सेम। तो आप कहेंगे E इक्वल टू 5/A, तो 5/A से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलनी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलनी है तो इट मींस दैट इट रिमेन सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी कांस्टेंट होती है, चाहे आप कुछ भी कर लें। आप जो आपके पास ये प्लेट है इसके आप करीब हैं, आप इससे दूर हैं, आप कहीं पे भी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल रिमेन सेम। सो आप इस तरह से कह सकते हैं, फॉर एन इनफिनाइट चार्ज शीट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट होती है कौन सी चीजों से, एक अज्यूम्ड हाइपोथेटिकल सरफेस, जो आपने सरफेस कंसिडर किया हाइपोथेटिकल सरफेस उससे इंडिपेंडेंट है, दूसरा पोजीशन ऑफ द पॉइंट, ठीक है, या डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट, प्लेट से जो डिस्टेंस है उससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और वो किससे इंडिपेंडेंट है, और वो इंडिपेंडेंट है ऑन दी साइड ऑफ, कि कौन सी साइड पे जो है ना आप डिटरमाइन कर रहे हैं, आप इस साइड पे डिटरमाइन कर रहे हैं या इस साइड पे डिटरमाइन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको सेम ही मिलनी है, आपको उसमें डिफरेंस नहीं मिलना, सिर्फ वो किस चीज पे डिपेंड करती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट पे, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है यही बताएगी कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ कितनी है। ओके, तो अब उसके बाद आ जाते हैं कि अगर हम दो इस तरह की प्लेट्स ले लें, जब दो प्लेट्स लेंगे तो दो प्लेट्स के फॉर्म में हमें क्या मिलेगा कि एक ये पॉजिटिव ले रहे हैं लेट्स से, और दूसरी ये हम नेगेटिव ले रहे हैं।
तो पॉजिटिव की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो अवे फ्रॉम द प्लेट होती है, नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टुवर्ड्स द प्लेट होती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करनी है तो पॉजिटिव की अवे फ्रॉम प्लेट, नेगेटिव की टुवर्ड्स प्लेट, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। जब दोनों आप ऐड करेंगे, ये एक की इतनी ही दूसरे की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी बिटवीन द प्लेट्स, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो। ऑन ईदर साइड्स ऑफ द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी जीरो। इस तरफ आ जाएं या इस तरफ चले जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको जीरो मिलेगी। ठीक है। अगर आपके पास दो प्लेट्स पॉजिटिव हैं या दोनों प्लेट्स नेगेटिव हैं, तो जो दरमियान वाला रीजन है वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो मिलनी है, और जो साइड्स हैं ऑन ईदर साइड्स, प्लेट के इस तरफ आ जाएं या प्लेट के उस तरफ चले जाएं, वहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन जीरो मिलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन जीरो मिलेगी ऑन ईदर साइड्स, और मिडल में जीरो मिलेगी फॉर द लाइक प्लेट्स। फॉर अनलाइक प्लेट्स मिडल में नॉन जीरो मिलेगी, ऑन ईदर साइड्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको जीरो मिल रही होगी। सो दिस इज द